नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए मित्रों लेके आया हूं जो बाल विकास में जो ग्रेड 2 का ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और वही क्वेश्चंस सीधे सीधे जो कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में आएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक की बटन पर प्रेस तो कंपलसरी है, वो तो प्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि माता रानी की कृपा उसी लाइक बटन से आएगी। ठीक है, तो ये पेपर है जो 28 फरवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका एग्ज़ाम है जो 2018 में कंडक्ट हुआ था, मतलब निकला हुआ था और 19 में पेपर हुआ था। तो समझना इसको, क्वेश्चंस को, बड़ा प्यारा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था खालिस्तान उम्र से शुरू होती है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कितने में शुरू होगी, 5, 1, 3 और 7। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये लाइव टेस्ट चल रहा है, सुबह 11 बजे रोजाना हमारी क्लासेस रहती, तो प्लीज़ अटेंड जरूर किया करो हमारे चैनल पे आके 11 बजे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना जैसे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो उसका जो राइट आंसर मित्रों वो है 7। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्टार्ट कब होती है, 7 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक या शिक्षण विधि। शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक या फिर शिक्षण विधि, कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिक्षण रणनीति। क्या होगा, शिक्षण रणनीति। तो टेक्निक, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होते हैं वो कार्य क्षेत्र में व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आईईपी खालिस्तान अनुदेशन का प्रमुख रूप है। आईईपी सहकर्मी शिक्षा, व्यक्तिकृत पहचान और आकलन। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों व्यक्तिकृत। क्या होगा, इंडिविजुअलाइज। याद रखना है आपको, जो व्यक्तिकृत होता है वही आईईपी अनुदेशन का प्रमुख होता है, व्यक्तिकृत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को रूप। वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टेलीग्राफ, ऑप्शन बी रूपम, ऑप्शन सी विन्यास, वाक्य विन्यास, ऑप्शन डी नेस्टेड संरचना। वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करते हैं, उसको बोलते क्या, टेलीग्राफ बोलते हैं, रूपम बोलते हैं, वाक्य विन्यास बोलते हैं, नेस्टेड संरचना बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। आपको तो इंग्लिश में तो याद ही होगा, सिंटैक्स बनाते हैं उसी को वाक्य विन्यास कहते हैं। तो वाक्य जो एक साथ लिखते हैं ना, वाक्य, वाक्य, पदबंध, पद, ठीक है, तो ये सभी वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि एक्सरे विकिरण को खालिस्तान विकार के प्रमुख कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक्सरे विकिरण को, ऑप्शन ए है मांगोलिज्म, ऑप्शन बी है बौनापन, ऑप्शन सी है जल शीर्ष और ऑप्शन डी है लघु शीर्षता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लघु शीर्षता। मतलब जो एक्सरे विकिरण है उसको लघु शीर्षता विकार के मुख्य रूप कारण के रूप में हम जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा एक खालिस्तान स्थिति है, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, प्राकृतिक या खंडित। तो जो मोटिवेशन होता है वो कैसी स्टेट्स होती है, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, प्राकृतिक या खंडित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। तो आप याद रखना, जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन इज एट
साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब ये प्रेरणा जो होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है। मतलब प्रेरणा आंतरिक रूप से आती है, और आप देखना कभी भी, है ना, अंदर से ही तो प्रेरणा आएगी। भले आप बाहर कुछ भी देखो, पर प्रेरणा अंदर से आएगी। पर जरा सोचो, बिना मोटिवेशन के आप अपने लक्ष्य को पा तो नहीं सकते हो। मतलब पहली बात तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी ग्रेड 3 का एग्जाम है, तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ ग्रेड 3, ठीक है, और अभी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। सेकंड थिंग, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक बार ये, एक बार वो, एक बार तुम्हारा टारगेट ही क्लियर नहीं, तो वही क्या है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है एक्चुअली प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अक्षमता का कारण होता है समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल, या विकास संबंधी समस्याएं। क्या होता है कॉज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज? बड़ा सिंपल है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है विकास संबंधी समस्या, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। अपन ने पढ़ा ना, अधिगम मतलब लर्निंग अक्षमता, ठीक है। अब भाई जब तुम्हारा जन्म हो रहा था उसी टाइम पे तुम्हें सही तरीके से पोषण नहीं मिला, या फिर कोई बीमारी आ गई गर्भ में ही, तो जो आपको कभी कभी देखा होगा पोलियो हो जाता है, या आंखों की रोशनी, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब अधिगम अक्षमता है। अब जब ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप सीखोगे कैसे? तो ये सब विकास संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? अधिनायकवादी, ठीक है। अत्यधिक दंडात्मक, कठोर, या फिर आज्ञाकारिता की मांग, या फिर सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? दीर्घकालिक स्मृति की बात कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, अर्थगत, या फिर प्रतिध्वनि स्मृति। प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, या फिर प्रतिध्वनिक स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्रतिध्वनित स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? यहाँ उप अवस्था पूछ लिया गया है ना इस बार। गौण वृत्ति अनुक्रिया, सहज गतिविधि, प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया, या क्रमबद्धता। ये बताना, जो उसकी 4 अवस्था उसके अंतर्गत भी उप अवस्थाएं आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्रमबद्धता। पर गौण वृत्ति अनुक्रिया होती है, आप पढ़ोगे, सहज अनुक्रिया भी होती है, सहज गतिविधियां होती है, और प्राथमिक गति अनुक्रिया होती है, लेकिन ये क्रमबद्धता नहीं होती। एक दिन मैं आपको जीन प्याजे का पूरा समझा दूंगा मॉड्यूल, ये बड़ा क्वेश्चन इससे आते ही है, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में बना के मैं समझा दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल, और दांत। यहाँ मात्रात्मक नहीं पूछा है, यहाँ गुणात्मक पूछा है। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन से। वजन, दृष्टि, बाल, दांत, जरा दिमाग लगाओ क्या होता है गुणात्मक परिवर्तन की पहचान। क्योंकि जो मानव विकास है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दृष्टि। दृष्टि जो है गुणात्मक परिवर्तन होती है ना, दृष्टि। लेकिन वजन आप देख सकते हो, बाल का बढ़ना देख सकते हो, ठीक है। आंख दिखती है, दृष्टि नहीं दिखती है, और दांत भी देख सकते हो आप, है ना। तो गुणात्मक परिवर्तन ये होता है। मैं समझा दूंगा एक दिन वीडियो बना के मात्रात्मक गुणात्मक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे के खालिस्तान को मापता है। पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान, समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच का कौशल, या फिर कुछ कार्यों को करने की क्षमता।
एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे के कुछ कार्यों करने की क्षमता को मापता है। आप जरा सोचो, एक एप्टीट्यूड लिया आपने, जैसा ग्रेड 3 में आपका एप्टीट्यूड ले रहा है, ये भैया कुल मिला के सिर्फ आपको नॉलेज चेक करने के लिए कि आप एलिजिबिलिटी है, मतलब बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो जो सबसे अच्छी रैंक हासिल करेगा उसको सरकार नौकरी दे देगी, मतलब पढ़ाने में होशियार है। तो सिर्फ एक तरीके का आपको कुछ कार्य करने की क्षमता बस मापने के लिए हम योग्यता परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका है दिनचर्या स्थापित करना, सभी बड़े परीक्षणों को वर्ष के अंत के लिए स्थगित करना, सख्त नियम बनाना और उन्हें जब चाहे काम करने की आज़ादी दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दिनचर्या स्थापित करना। मतलब यदि आपने उसको एस्टेब्लिशिंग रूटीन कर दिया बच्चे का, तो वो तनाव से निपटने का प्रभावी तरीका होगा। कैसे कि भाई 2 घंटे तुमको सुबह उठने के जस्ट बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद कुछ टाइम खेलना है, फिर आपको पढ़ना है। तो उनकी दिनचर्या बना दो। और ये बच्चों से नहीं, ये विद्यार्थी वर्ड जुड़ गया, मतलब आप पे भी लागू होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रयोग से पता चला कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? सोचो। गतिशील प्रणाली, अहं केंद्रवाद जिसको ईगो सेंटेंस बोलते हैं, लिटिल अल्बर्ट या फिर ज्ञान मीमांसा। किस प्रयोग से पता चला क्लासिकल कंडीशनिंग हम फोबिया भी पैदा कर सकते हैं? हम समझाएंगे फोबिया है क्या, बीमारी टाइप की रहती है और वो क्लासिकल कंडीशन से संबंधित रहती है। इसका राइट है लिटिल अल्बर्ट। ये क्वेश्चन को रट्टा मार लो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से पता चला है जो फोबिया वो लिटिल अल्बर्ट जो प्रयोग किया था उससे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के द्वारा होता है। मतलब बच्चा वो अपने लुढ़कने से पहले अपना सिर उठाना सीख जाता है। भेदभाव सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, सेफ्लोकैडल सिद्धांत या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। कौन से सिद्धांत से सिर उठाना पहले सीख जाता? जल्दी से आंसर दो इसका। तो इसका राइट आंसर है वो सेफ्लोकैडल सिद्धांत। दिमाग को बैठाना, सेफ्लोकैडल सिद्धांत जो है उसके कारण ही बच्चा चलने से पहले अपना सर उठाना सीख जाता। देखना छोटे से बच्चे को ध्यान से आप देखना कि वो सर उठाने लगता है चीज़ों को पकड़ने के लिए और लेटा रहता है, तो ये सेफ्लोकैडल सिद्धांत कहलाता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बड़े प्यारे लगे होंगे। थोड़ी सी छोटी सी क्लास थी, टाइम का अभाव था, इसलिए थोड़े छोटे से सीरीज़ बनाई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। रोज़ाना आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिल रहा है। तो रोज़ाना 11 बजे लाइव टेस्ट ही रहेगा, तो आप डेली यहाँ पर क्लास अटेंड जरूर करें। टाइमिंग नोट कर लें, 11 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं कल 11 बजे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको धन्यवाद जो आपने हमारे साथ टाइम इन्वेस्ट किया, वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया। या अगर आपसे पूछ ले लिटिल अल्बर्ट क्या है तो आप बता तो सके कि भाई लिटिल अल्बर्ट क्या है। कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनल से फोबिया अपन पैदा कर देते हैं और बच्चा सर क्यों उठाता है, सेफ्लोकैडल सिद्धांत से। तो उतनी देर बने रहने में ये क्वेश्चंस तो आपको कम से कम याद ही होगा। और बता दूँ ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए थे बहुत ज़्यादा, हर सेट्स पेपर में ऐसा नहीं अलग अलग क्वेश्चन आते, कभी कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो गए थे। तो ऐसे बने रहना भैया, रोज़ तैयारी करना। बाकी हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके एफपी पर आप मुझसे ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल 11 बजे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।